क्या रहता है? लाइव ये जूम पे चलता है, ये बच्चों जाती है। चालू है वो तो चालू ही कर देते हैं सुबह से। अच्छा, वो और चलता ही उसमें रहता है। रिकॉर्डिंग चालू करना रहता है। अच्छा, जैसे रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं तो जूम पे चला जा ऑटोमेटिक चल जाता है। यहाँ बच्चे दिखते हैं इसलिए ये वाला खोल के रखते हैं अपन। बच्चे दिखते हैं क्या इसमें? कौन कौन लाइव है, मतलब कुछ आता है क्या उनका? बच्चे बच्चे को नहीं देते। अच्छा, पार्टिसिप। पार्टिसिपेंट आ जाते हैं। अभी चीटिंग होती हुई है, चीटिंग पे है ही नहीं तो कैसे पता चलेगा। हम्म। और रिकॉर्डिंग भी बंद मत किया करो। बंद। जैसे भी ये लेक्चर एडिट होने जाता ही है अच्छा। तो मैं क्या 1-2 मिनट चलती है तो उसके लिए बंद कर देता हूँ, वापस स्टॉप करके स्टार्ट करता हूँ। चलती बंद नहीं होती बीच में। नहीं, जैसे अभी मैंने बंद। एक रिकॉर्डिंग आपको मिली होगी 2 पार्ट में, वो मैंने करी नहीं थी, वो पूरा सिस्टम ही बंद हो गया था। क्या मैं इसमें तो ऐसे होता है कि जैसे अभी मैं आता तो कई बार ऑन रहती है ये, तो फिर मैं उसको स्टॉप करके जब क्लास स्टार्ट होती है तब उसको ऑन करता हूँ वापस, बाकी तो चलती रहती है। एडिट वाले सब कर देते हैं। अच्छा। और आपको अगर लगे कि रोकना है तो देते हैं। नहीं तो कोई तो चलता है, लेकिन अगर आप ये वाला ऑप्शन ये वाला हो जाएगा, इससे बंद हो जाएगा, वापस चालू कर देना। अभी तो स्टार्ट है ना? जब तक वॉइस नहीं आती ना तब तक वो सारी वॉइस को काट देते हम्म। हैं। हेलो हेलो। हेलो। मेरी वॉल्यूम बढ़ाऊँ या इसकी बढ़ानी है? मेरी आवाज़ ऐसे आ जाती है तुम्हारे तक? ऐसे बोलता हूँ तब तो आती होगी ना? तो डायरेक्ट ही वहाँ जाती है। हाँ। ये देखो, 11th के नोट्स बनाए मैंने कुछ। इस तरीके से तुम्हारे भी नोट्स बना के दूंगा मैं। ये तो बेसिक वाला है, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। कुछ इस तरीके से कोशिश करेंगे कि जब आपका एग्जाम रहेगा तो आपको बुक्स को टच ही नहीं करना है। अकाउंटिंग में मेरे सब्जेक्ट। इसमें क्या रहेगा कि अपन जितने भी चैप्टर रहेंगे उन सबको अपन सॉर्ट कर देंगे, जितने नोट्स अपन सॉर्ट करके बना पाएंगे उतना सॉर्ट करके बनाएंगे। इसमें अगर आप बुक में देखोगे तो कई सारे, जैसे ये कैपिटल की अगर आप डेफिनेशन देखोगे, ये 1 पेज के आसपास है। वहां पे अपन इसको सॉर्ट करके, ये मैंने लिखा तभी 1 पेज पूरा नहीं हुआ इसका, फिर भी थोड़ा गैप बच गया। और सारे पॉइंट इसके अंदर आ चुके हैं। फिर अपन क्या करेंगे, हर एक चैप्टर के बाद, या फिर जैसे आप 12th है ना, पार्टनरशिप हो गई कंपनी, तो 1-2 में मास्टर क्वेश्चन बना दूंगा, उसको आपने कर लिया, आपके सारे ट्रांजेक्शन उसके अंदर कवर हो जाए, कुछ बचेगा ही नहीं। तो उस पर भी हम प्लानिंग करेंगे अभी। तो उसमें हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, बट धीरे धीरे उस पर भी आ जाएंगे। कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आ रही है, चीजें ऊपर से जा रही है? आ रही है ना, या आ जाएगी? थोड़ी थोड़ी कम लेवल पे आ रही है, पर आ रही है। तो नया चैप्टर भी प्रैक्टिस करेंगे ना, अभी सारी चीजें मैं आपको बोल बोल के बता रहा हूँ। अभी जब आप लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो और अच्छे से होती जाएगी। तो ये देखो, कल अपन कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में अपन ने स्टार्ट किया था। ठीक है। लगभग जो आपको इंट्रो देना था या जो चीजें समझानी थी वो मैंने मोटा मोटी समझा दी। अब अपन क्या करेंगे, बुक के हिसाब से चीजों को कवर अप करते जाएंगे। अभी कुछ कुछ चैप्टर मेरे को बुक की हेल्प चाहिए होगी, उसके बाद आपके पास बुक नहीं भी रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपको क्वेश्चन चाहिए होंगे, वो क्वेश्चन आप अपनी बुक से करोगे। ठीक है, वो क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व भी कराऊंगा, और आप भी होमवर्क में करके लाओगे। ठीक है, क्योंकि अभी क्या है कि थोड़ा बर्डन ज्यादा है क्लासेज का, तो सारे नोट्स प्रॉपर बन पाना पॉसिबल नहीं है, बट बन जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है। जिसके पास बुक है, किस किस के पास है ये वाली बुक? चलो फिर मैं इधर से करवाते जा रहा हूँ, तुम सुनते जाओ साथ साथ में। ठीक है। इस बुक में आपको सबसे पहले दे रखा है मीनिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो इसके अंदर अपन बात कर चुके हैं कि एक स्टेटमेंट जो आपको केस का इनफ्लो और आउटफ्लो बताता है, अलग अलग एक्टिविटी से। एक चीज बताऊं, केस फ्लो स्टेटमेंट की खासियत, जब आप एग्जाम में क्वेश्चन करोगे आपका आंसर भी क्वेश्चन में गिवन रहेगा। क्वेश्चन का आंसर भी
गिवन रहेगा। कैसे रहेगा? आपको ओपनिंग बैंक या कैश बैलेंस दे रखा रहेगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जिसमें कैश बैंक और कैश इक्विवेलेंट जो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी आती है, या फिर कैश और बैंक अकॉर्डिंग जैसे भी सिचुएशन रहेगी। उसका क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ रहेगा, आपके साल के शुरू में क्या था, साल के लास्ट में क्या था। जैसे मैंने बताया कि क्या नाम है आपका, कपिल घर पे ले जाके 50 लाख रुपए दे दिए, तो 50 लाख रुपए दिए तो बैंक से ही तो ले जाके दिए हैं, बैंक बैलेंस था तभी तो दिए। अब ये तो पता करना वो 50 लाख आए कहाँ से। तो अपने पास ओपनिंग बैलेंस भी रहता है एज वेल एज क्लोजिंग बैलेंस भी रहता है। तो ओपनिंग बैलेंस से शुरू करना होता है और क्लोजिंग बैलेंस पे पहुंचना होता है। तो ओपनिंग और क्लोजिंग जो बैलेंस आ रहा है, बैंक बैलेंस अपने आंसर में गिवन है कि ओपनिंग से शुरू करेंगे, किस किस एक्टिविटी से कितना इनफ्लो हुआ, तीन ही एक्टिविटी है, तीनों एक्टिविटी में कहाँ से इनफ्लो और कहाँ से आउटफ्लो हुआ, उसका प्लस माइनस करेंगे, देन अपने पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। वो क्लोजिंग बैलेंस से आपका क्या रहेगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट का आंसर रहेगा। तो आपको इसमें आंसर के लिए आपको उसी टाइम एग्जाम में क्लियर हो जाएगा कि आपका आंसर सही है या गलत है। ठीक है। अब आते हैं इसके पॉइंट पे। तो सबसे पहले इन्होंने दे रखा है कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में बता रखा है, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड फ्रॉम ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंशियल एक्टिविटीज। तो ये चीज अपन ने कल क्लियर कर ली थी कि तीन तरीके की मेजर एक्टिविटी होती है। मैं आपको प्रॉपर नोट्स में बना के दे दूंगा आपको, ठीक है, क्योंकि लिखोगे और टाइम, क्योंकि आपका टाइम भी कम है, तो मेहनत मैं कर लूंगा और आप घर पे जाके उसको लिख लेना। लेकिन नोट्स उनको लिखना जरूर, ऐसा नहीं मैंने लिख के दे दिया और आप ना लिखो, क्योंकि आप नोट्स बनाओगे, आप जितना हाथ से लिखोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है। Transactions that increase cash and cash equivalent are inflow of cash and cash equivalent, and transactions that decrease it are outflow of cash and cash equivalent। देखो, इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आर इनफ्लो, कैश और कैश इक्विवेलेंट के अंदर इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब आपका कैश का इनफ्लो हो रहा है। ठीक है। कैसे हो रहा है? आपने सेल किया कुछ भी, आपने गुड सेल किया, पैसा आया, आएगा तो आपका कैश या बैंक बैलेंस बढ़ेगा। तो नॉर्मल सी चीज, इसके अंदर कुछ इन्होंने सिर्फ टाइम पास करिए लिख के। तो इस तरीके की टाइम पास में जब मैं नोट्स बनाऊंगा तो उसमें से हटा दूंगा। समझ रहे हो, यही चीजें सॉर्ट करूंगा मैं तुम्हारी, ऐसा नहीं कि कुछ कंटेंट ऊपर नीचे कर रहा हूँ। कंटेंट वही अभी, ट्रांजेक्शन डेटा आर इंक्रीज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आर इनफ्लो ऑफ कैश, ऑफ कोर्स इनफ्लो होगा तभी तो इंक्रीज होगा, तो इसमें लिखने की कहाँ चीज थी। तो वही चीजें अपन एलिमिनेट करते जाएंगे नोट्स के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इंक्लूड कैश ऑन हैंड, बैंक बैलेंस, मार्केटेबल सिक्योरिटी एटसेट्रा अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज करंट इन्वेस्टमेंट आर टेकन एज मार्केटेबल सिक्योरिटी हेंस आर इंक्लूडेड इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्या कहना चाह रहे हैं सुनो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब, एक तो इसके अंदर आपका कैश बैलेंस आ जाएगा, एक इसके अंदर आपका बैंक बैलेंस आ जाएगा, एक इसके अंदर आएगा मार्केटेबल सिक्योरिटी। मार्केटेबल सिक्योरिटी का मतलब आपके पास सिक्योरिटी आप जब चाहो उसको सेल कर सकते हो। ठीक है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब या तो आपके पास कैश या बैंक बैलेंस है, या फिर कोई ऐसी सिक्योरिटी है जिसको आप विथ इन 3 मंथ आप चाहो और कन्वर्ट कर पाओ केस के अंदर। अगर मानो कि ये बिल्डिंग है, आप चाहते हो इसको इंस्टेंट केस में कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं है। एक बार अगर किसी के प्रॉपर्टी सेल खरीद हुई है नॉन में, या देखना, कई बार सालों लग जाते हैं, आपको टंका बाहर नहीं मिल रहा, मिल गया तो वो पेमेंट एक साथ नहीं दे रहा, समझ रहे हो, तो उसमें वो दिक्कत हो। वही है, आपके पास शेयर मार्केट है, म्यूचुअल फंड के अंदर सिक्योरिटी है। अभी जैसे मेरी भी सिक्योरिटी, मैं चाहूँ अभी मेरे को पैसा चाहिए कन्वर्ट कराना है, मैं आज उसको सेल पे लगाऊंगा, 2 या 3 दिन के अंदर मेरे खाते के अंदर पैसे आ जाएंगे। कई अब कुछ 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 में तो सेम डे भी आ जाते हैं। तो कहने का मतलब वो मार्केटेबल सिक्योरिटी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, क्योंकि 2-3 दिन के लिए आप केस मैनेज इधर उधर से कर सकते हो। इन्होंने 3 महीने का टाइम दिया है कि कोई ऐसी सिक्योरिटी है जो 3 महीने तक आप केस में कन्वर्ट कर सकते हो, उसको आप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर माने, ये माने कि आपके पास कैश बैलेंस अवेलेबल है। ठीक है। तो वापस से पढ़ो क्या लिखा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इंक्लूड कैश ऑन हैंड, बैंक बैलेंस, मार्केटेबल सिक्योरिटी एटसेट्रा अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज। अनलेस स्पेसिफाइड का मतलब अगर आपको स्पेसिफिकली दे रखा है कि मार्केटेबल सिक्योरिटी और उसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में नहीं लेना है, तब आप उसको एक्सक्लूड करना है। अदरवाइज आपको अगर मार्केटेबल सिक्योरिटी है तो उसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर लेना है। कंटिन्यूअसली ये क्या कह रहा है, और करंट इन्वेस्टमेंट आर टेकन एज मार्केटेबल सिक्योरिटी हेंस आर इंक्लूड इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अगर आपको जब तक इंफॉर्मेशन क्लियरली नहीं दी जाएगी उसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं लेना है, तब तक आप नहीं लोगे। मार्केटेबल सिक्योरिटी कहीं पे भी लिखा है उसका आप कैश इक्विवेलेंट मान के चलोगे, वो आपका कैश या बैंक बैलेंस है एक तरीके से, ऐसे ट्रीट करोगे। आपका अगर कोई करंट इन्वेस्टमेंट होता है जो विद इन 12 मंथ, अभी तक आपने करंट और नॉन करंट पढ़ा होगा 12th में। अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, करंट के अंदर भी एक और बाइफरकेशन हो गया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यानी केस के अंदर किस किस को शामिल कर सकते हो आप। तो जो भी सिक्योरिटी आपकी मार्केटेबल है उसको आप केस के अंदर भी शामिल कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आप उसको इंस्टेंट केस में कन्वर्ट कर सकते हो, विद इन 3 मंथ, मैक्स टू मैक्स विद इन 3 मंथ कर सकते हो। अगर आपको ऐसी सिक्योरिटी दे रखी है जो 60 दिन बाद में मेच्योर हो रही है, आप उसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि अपने यहाँ पे 3 महीने का टाइम पीरियड लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। कैश फ्लो स्टेटमेंट द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रेस्क्राइब द कैश फ्लो स्टेटमेंट बी प्रिपेयर्ड आइदर बाई।
कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए अपन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 बताते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है एग्जिस्टेंस में मैंने आपको बता दिया। अलग अलग तरीके से लोग काम करें, अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करें, तो इन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 बनाया और बोला कि देखो, अब जैसे इसका मैंने बताया, कपिल अपने घर पे 50 लाख रुपए लेके गया, इसको बोला कैश फ्लो स्टेटमेंट बना के ला के दे। ये अपने हिसाब से कैश फ्लो स्टेटमेंट बना के ला के दे देगा। इसने मान लो किसी को लोन दिया, ये बोलेगा मेरे लिए तो फाइनेंशियल एक्टिविटी, मैं तो मानूंगा फाइनेंशियल। लेकिन लोन देना किसी को आपके लिए इन्वेस्टमेंट है, फाइनेंशियल एक्टिविटी नहीं है। लोन रिपेमेंट आपका फाइनेंशियल एक्टिविटी है। तो अब ये चीजों की अंडरस्टैंडिंग या क्लेरिफिकेशन के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आएगा, आपको कौन सी चीज कहाँ पे ले जानी, किस तरीके से प्रेजेंट करना है। समझे, क्योंकि कल लोन पे कईयों के आंसर अलग थे, कुछ के अलग थे, कुछ के अलग थे। तो पॉइंट समझ में आया क्या कहना चाह रहा था यहाँ पे। तो वही पॉइंट यहाँ पे इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और आपको प्रॉपर बताते हैं कि आपको कौन सी चीज कहाँ पे रखनी है। ठीक है। अब अपन जब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनेंगे तो अपने पास दो मेथड आएंगे। एक आएगा डायरेक्ट मेथड, एक आएगा इनडायरेक्ट मेथड। जो दोनों मेथड है, अपने पास तीन एक्टिविटी है: ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंशियल। इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल एक्टिविटी में ऑलवेज एक ही मेथड रहेगा, डायरेक्ट। सिर्फ ऑपरेटिंग के अंदर आपके पास दो मेथड रहेंगे, इनडायरेक्ट। आप खड़े हो जाओ, नींद आ रही है आपको, थोड़ी देर खड़े रहो, नींद उड़ जाएगी। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। कोई, तो अब सोना मत। समझ में आया पॉइंट तुम्हें? किसी को दिक्कत यहाँ तक? अब दे रखा है शोइंग कैश फ्लो अंडर थ्री हेड नेम, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया था, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है। मेथड मैंने आपको पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि मेथड जब मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा तभी चीजें समझ में आएगी। तो इसलिए कल मैंने आपको मेथड नहीं बताया, तो मैं आज आपको कुछ नया नहीं बता रहा। जो मैंने आपको अभी तक पढ़ाया उनको एक सीक्वेंस के अंदर आपकी बुक में किस तरीके से प्रेजेंट कर रखा है वही वापस अपन रिकेप कर रहे हैं। नेक्स्ट लिखा, कैश फ्लो स्टेटमेंट बाय इनडायरेक्ट मेथड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इज बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये इनडायरेक्ट मेथड में बताऊंगा कि ये क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि वो प्रैक्टिकली आपको चीजें तभी समझ में आएगी। तो इस लाइन का अभी इसको छोड़ो। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो आप बनाते हो उसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। तो टू डिटरमाइन द सोर्स रिसिप्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अंडर ऑपरेशनल, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंशियल एक्टिविटी, यानी आपके पास जो कैश का इनफ्लो हो वो किस किस सोर्स से होगा वो बताता है। तो इसीलिए अपन बना रही है, क्योंकि ये 50 लाख रुपए लेके गया, कहाँ से लेके गया, तो वो अपन, यही ऑब्जेक्ट हो गया कि वो पैसा आया कहाँ से। सेकंड ऑब्जेक्ट होगा टू डिटरमाइन एप्लीकेशन पेमेंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अंडर ऑपरेशन, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंशियल। अब पता चल रहा है कि रुपए तो पूरे साल के अंदर 1 करोड़ रुपए आपने कमाए, लेकिन साल के लास्ट में पता चल रहा है आपके पास तो 20 हजार रुपए भी खाते में नहीं है। तो वो क्यों नहीं है? तो फिर आप कैश फ्लो स्टेटमेंट देखो, यार कमाए तो इतना, गया कहाँ पे, तो देखो कि ये इनफ्लो हुआ है। इनफ्लो तो अच्छा खासा हुआ है, लेकिन वापस देखो कि अच्छा यहाँ पे आउटफ्लो भी हो गया। अपना कुछ इन्वेस्टमेंट हो गया, कुछ अपन ने फाइनेंस रिपे कर दिया, अपने लोन वगैरह रिपे कर दिया। तो वहां से आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में आपका जो इनफ्लो था वो कहाँ कहाँ पे यूज हुआ है। तो क्या क्या ऑब्जेक्ट होता है कि आपका कैश इनफ्लो कहाँ कहाँ से हुआ, कौन कौन सी एक्टिविटी से हुआ और कौन कौन सी एक्टिविटी में वापस यूज हो गया। तीन ही ऑब्जेक्टिव है। थर्ड ऑब्जेक्टिव टू डिटरमाइन नेट चेंज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इट इज द डिफरेंस बिटवीन सोर्स रिसिप्ट एंड एप्लीकेशन पेमेंट अंडर ऑपरेटिंग फाइनेंशियल एक्टिविटी बिटवीन द डेट ऑफ टू बैलेंस शीट। टू बैलेंस शीट यानी ओपनिंग और क्लोजिंग। ओपनिंग, एक तो अपने पास ओपनिंग की बैलेंस शीट रहेगी, एक क्लोजिंग। ओपनिंग की मतलब पिछले साल की, और क्लोजिंग यानी इस साल की क्लोजिंग हो गई। तो उन दोनों डेट में जो भी चेंज आया कैश इक्विवेलेंट, वो किस वजह से आया। मैंने आपको क्या बोला था अभी पहले आते ही क्लास में, कि आपका आंसर आपके पास अवेलेबल रहेगा, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस। तो ये वही चीज कह रहा है कि वो ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है ना, वो कहाँ कहाँ से कैसे कैसे आया और कहाँ कहाँ वापस यूटिलाइज हो वो बताता है। तो ऑब्जेक्टिव में आई गेस आपको दिक्कत आएगी नहीं लिखने में। ठीक है। नेक्स्ट लिख रहा है इंपॉर्टेंस या फिर यूजेज, यूजेज ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। आपकी इंपॉर्टेंस क्या है कैश फ्लो स्टेटमेंट की, तो सबसे पहला पॉइंट लिख रहा है फैसिलिटेट इन असर्शन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंशियल एक्टिविटी। तो आपकी तीनों एक्टिविटी में कहाँ कहाँ से क्या क्या चीजें है, क्या क्या गई, वही सारी चीजें। पेरा लिखा हुआ है, पढ़ नहीं रहा क्योंकि बहुत थेरी क्लास में चली जाएगी, अभी तुम भी सो जाओगे यहाँ। ठीक है। फेलिसिटेट करेगा ये आपकी प्लानिंग को फेलिसिटेट करेगा कि आपको अब आगे कितना फाइनेंस रीपे करना है, कितना और इन्वेस्ट करना है, कितना आपको ऑपरेशन और स्ट्रॉन्ग करना है, कितना आपको बजटिंग करना है आगे, कितना आपको इनफ्लो और चाहिए। नेक्स्ट बताता है हेल्प इन असेसिंग लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी। अब देखो, बाईजूस का नाम सुना है सबने, पता वो बैंकरप्ट हो गई। पता है क्यों हो गई? सीए ने कुछ नहीं किया, सीए बेचारा क्या करे। एक्चुअली हुआ क्या, क्या नाम है आपका, कन्हैया ने क्या किया, सबसे 10 करोड़ रुपए लिए और बोला 1 साल में डबल करके दे दूंगा। हेरा फेरी कर रहा था ये। इसने जाके कहीं पे पता किया कि वहां पे पैसा डबल तो हो रहा है, लेकिन 1.5 साल में पैसा 3 गुना हो रहा है। इसने तुमसे पैसा लिया, सोचा है काम करता हूँ, इन्होंने 1 साल के लिए पैसा दिया है, मैं 6 महीने तक इनको टाइम पास करा दूंगा और मैं पैसा वहां से 3 गुना कर लूंगा, तो
एक का दो उनको दे दूंगा और एक हिस्सा मेरे पास रह जाएगा, तो वो जितना कमेंगे उतना मैं भी कमा लूंगा। इसने जाके पैसा इन्वेस्ट कर दिया। एक साल बाद तुम इससे पैसा लेने गए, लेकिन जहाँ पे पैसा इन्वेस्ट किया वहां पे कंडीशन थी कि अगर आप प्री मेच्योरिटी में अगर कोई भी पैसा अगर विड्रॉल करते हो तो आपको 50% पेनल्टी है टोटल अमाउंट की। समझ गए? अब अगर ये आपको जिस डेट पे आप गए अगर उसी डेट को ये पैसे लेने जाएगा तो 50% पेनल्टी, तब तो फिर आपका डबल तो होना दूर की बात है, इसको पॉकेट से देना पड़ेगा। और इसकी श्रद्धा इतनी है नहीं कि इतने रुपए पॉकेट से दे पाए। दूसरा ऑप्शन, कि आज आपको पैसा देने के लिए ये कोई और चीज सेल करे, तो सेल करेगा इंस्टेंट तो फिर वो चीज सस्ते में जाएगी, तो वहां पे लॉस होएगा। बायजूस का ही कुछ कुछ ऐसा ही कहानी है। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के जो फंड थे वो मैनेजमेंट सही से नहीं था। ठीक है। तो बैंकरप्ट का मतलब आपके पास जब पैसे लेने के लिए उस टाइम आपके पास फंड था ही नहीं, या फिर आपकी लाइबिलिटी आपकी एसेट से ज्यादा थी। दो टर्म होती है, एक होती है इंसॉल्वेंसी, एक होती है बैंकरप्ट, हिंदी में बोलते हैं दिवालिया। जब आपकी लाइबिलिटी आपकी एसेट से ज्यादा हो जाती है। इंडिविजुअल कैपेसिटी में उसको इंसॉल्वेंसी कहते हैं और कंपनी के केस में उसको बैंकरप्सी कहते हैं। ठीक है, सिमिलर टर्म है, बस अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से यूज होती है। बिजनेस एंटिटी के लिए बैंकरप्सी हो गई, इंडिविजुअल के लिए इंसॉल्वेंसी हो गई। तो वहां पे इनकी लाइबिलिटी ज्यादा क्यों होगी? क्योंकि अब अगर वो फंड बीच में तोड़ेंगे तो वो करेंगे क्या? समझ में ही कहानी। तो ये चीज आपको मैनेज करना है कि आपकी लिक्विडिटी क्या है और आपकी सोल्वेंसी क्या है। ये भी आप कैश फ्लो स्टेटमेंट से डिटरमाइन करोगे कि आपका कितना, क्योंकि वहां पे सारे इनफ्लो आउटफ्लो आपको पता चल रहा है। तो आपको आपकी सोल्वेंसी कितना फंड आपको इन फ्यूचर नियरेस्ट आपको देना है, कितना आना है, सारी चीजें आपको वहां से समझ में आ जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है एफिशिएंट केस मैनेजमेंट। तो केस मैनेजमेंट एफिशिएंट, अब मानो कि आपके पास, अब सोचो कि एग्जाम्पल की मान लो मेरे पास 1 लाख रुपए कहीं से आने वाले हैं। ठीक है। मेरे इस महीने के खर्चे 1.5 लाख रुपए। अब या तो 1.5 लाख में से क्या करना, मुझे 1 लाख रुपए ना किसी को देना है, जिसको मैं चाहूँ तो 1 महीने बाद भी दे सकता हूँ। मेरे पास 1 लाख रुपए जाएंगे। मेरे पास टोटल इनफ्लो जो है वो मेरे पास है 1 लाख रुपीज का। और आउटफ्लो जो मेरे पास है वो है टोटल 1,50,000 रुपीज का। ठीक है। अब इसमें से क्या हो रहा है ना कि 50,000 रुपीज तो मेरे को, 50,000 रुपीज तो वो है जो मुझे अर्जेंट बेसिस पे देना या नेसेसरी है। लाइक इसमें मेरा रेंट आ गया, इसमें मेरी कार की ईएमआई आ गई, इसमें फ्यूल का खर्चा आ गया, इसमें मेरा फूड आ गया, कुछ और ऐसा करके मेरे को 50,000 तो ऐसा खर्चा, और बाकी मेरे को 1 लाख रुपीज जो देना है वो मेरे ऊपर कोई लोन चल रहा है और उस लोन पे क्या चल रहा है, इंटरेस्ट चल रहा है। अब बताओ मुझे 1,50,000 रुपीज जो मेरे पास है, इन 1,50,000 रुपीज अगर मैं सीधा लोन, सॉरी, मेरे पास 1 लाख रुपीज है और उनसे अगर मैं पूरा लोन पे कर दूंगा तो फिर मैं क्या रेंट भर पाऊंगा मेरा, मेरी कार की ईएमआई दे पाऊंगा? चीज़ें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो मैं उसकी प्लानिंग कैसे करूँ? तो जब मेरे पास 1 लाख और 1.5 लाख, तो मैं ये प्लानिंग करूंगा कि 50 तो यहाँ पे यूज हो गया, 10,000 में सरप्लस में रख लेता हूँ, मेरे पास अगर कोई इमरजेंसी में नीड हो गई 40,000 में यहाँ पे पे कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो इंटरेस्ट लग रहा है। यहाँ पे इंटरेस्ट लग रहा है तो ठीक है, मेरा फिर 60,000 पे इंटरेस्ट चलेगा, मैं अगले महीने पे ऑफ कर दूंगा। तो एक प्लानिंग करी। अगर ये प्लानिंग नहीं करेंगे तो फिर ये सेम प्लानिंग बिजनेस में भी इसी तरीके से होती है। तो आपको पहले कौन सा इंपॉर्टेंट है और कौन सा शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर आपका पे हो रहा है, पहले आप उसको पे करोगे, देन आप लॉन्ग टर्म वालों को पे करोगे अगर फंड अवेलेबल है तो। तो वही चीज यहाँ पे कह रहा है कि एफिशिएंट कैश मैनेजमेंट, कि कहाँ से इनफ्लो हो रहा है कहाँ से आउटफ्लो हो रहा है उसका मैनेजमेंट करना। कंपेरेटिव स्टडी करोगे तीनों हेड की, कि इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग किस में आपको पता चल रहा है कि देखो मेरे पास एक सोर्स है, उस सोर्स से मेरे को फाइनेंस अवेलेबल हो रहा है 1 CR का। फाइनेंस अवेलेबल हो रहा है 1 CR का, जिसकी कॉस्ट आ रही है मेरे को 8% पर एनम। ठीक है। दूसरी जगह पे मेरे को इन्वेस्टमेंट कहीं पे करना है, वहां अगर मैं 1 CR का इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो मुझे 15% का रिटर्न मिलेगा। कोई म्यूचुअल फंड है, कुछ खैर वो म्यूचुअल फंड तो सर्टेन नहीं है उसके अंदर प्रॉफिट, कोई भी प्रोजेक्ट है कहीं पे भी है तो 50%, 15% मुझे वहां से रिटर्न मिलेगा। तो मैं क्या प्लानिंग कर सकता हूँ कि यहाँ से 1 CR लूँ और यहाँ पे इंजेक्ट कर दूँ, या फिर मेरा कोई प्रोजेक्ट है वो बीच में और उसको 1 CR चाहिए। ठीक है। अब पता चल रहा है कि मेरा वो प्रोजेक्ट रिटर्न तो देगा मुझे 6% और उसके लिए मैं फाइनेंस ले रहा हूँ 8%। तो क्या मैं फाइनेंस लेना प्रीफर करूंगा? नहीं करूंगा। समझ में आ गया? लेकिन आज के टाइम में स्टार्टअप चल रहा है, बिजनेस प्लानिंग वो एक अलग तरीके से हो गया। अगर अपन जनरल सेंस में बात करें तो ये तो कतई एक नॉर्मल पर्सन तो नहीं करेगा।
समझ में आ रहा है कि 8% पे लेके आप 6% रिटर्न अर्न करो। तो ये हो गया आपका कंपेरेटिव स्टडी करी जाएगी आपकी, कि आपका फाइनेंस कैसे अवेलेबल हो रहा है और उसको यूज किस तरीके से करना है। नेक्स्ट आता है रीजन फॉर केस पोजिशनिंग। रीजन फॉर केस पोजिशनिंग, केस विल स्टैंड शो द रीजन for lower and higher cash balance with the enterprises. Sometime an enterprise has lower cash balance in spite of higher profit, or has higher cash balance in spite of lower profit. रीजन फॉर सच सिचुएशन कैन बी एनालिसिस विद द हेल्प ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये तो मैंने आपको पूरी कहानी से समझाया था कि आपके पास प्रॉफिट बहुत ज्यादा है लेकिन कैश बैलेंस बहुत कम है, या फिर कैश बैलेंस तो बहुत ज्यादा है, जैसे इसके केस में प्रॉफिट 15 लाख लेकिन प्रॉफिट 15 लाख लेकिन कैश बैलेंस 50 लाख रुपीज। तो वो अपने को पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट बताएगा कि वो पैसा आया कहाँ से। ठीक है। नेक्स्ट आता है इवेल्युएशन मैनेजमेंट डिसीजंस। तो मैनेजमेंट जो डिसीजन ले रहा है उनको आप इवेल्युएट करना, जैसे ये वाला इन्वेस्टमेंट वाला डिसीजन हो गया तो वो कैश फ्लो के बेसिस पे आप इवेल्युएट करोगे। डिविडेंड डिसीजन, आपको डिविडेंड देना है, अब आपके पास कैश अवेलेबल ही नहीं, आप डिविडेंड दोगे कहाँ से? आपके पास प्रॉफिट तो बहुत है लेकिन कैश अवेलेबल ही नहीं है, कहाँ से डिविडेंड दोगे? क्योंकि डिविडेंड के अंदर तो कैश आउटफ्लो होगा आपका। आपने प्रॉफिट अर्न किया लेकिन आपके पास लिक्विड सोर्स है ही नहीं कुछ, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, आपका इनिशियल ईयर था। आपको और प्लांट मशीनरी लेके आने हैं, आपको बिजनेस एक्सपांड करना है, तो फिर आप डिविडेंड दे ही नहीं पाओगे। ठीक है। बहुत साल हो गए आपने इन्वेस्टर को कुछ दिया नहीं है, या कुछ मार्केट में शेयर्स ऊपर नीचे हो रहे हैं, ठीक है, तो फिर आप डिविडेंड दोगे। या फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट वगैरह आपको लग रहा है कि इसको मैं कहीं और इन्वेस्ट कर भी नहीं सकता, करूंगा तो इतना अच्छा रिटर्न देगा नहीं, और पड़े पड़े भी स्पेयर में फंड पड़ा कुछ काम आना नहीं, तो फिर आप क्या करोगे? डिविडेंड दे दोगे। तो वो डिसीजन पे डिपेंड करेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट पे। फैसिलिटेट कैपिटल बजटिंग डिसीजन। कैपिटल बजटिंग का डिसीजन बाय प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन ऑफ नेट कैश फ्लो फॉर इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। वही सेम पॉइंट, इन्वेस्टमेंट करना कहीं पे तो उसके लिए डिसीजन लेना। तो ये आपका आगे इंपॉर्टेंस है यूसेज ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसके बाद लिमिटेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में लिमिटेशन क्या है? तो सबसे पहले नॉन कैश ट्रांजेक्शन आर नॉट सो। तो देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश बेसिस पे बनाया जाता है, प्योरली कैश ट्रांजेक्शन लिया जाता है, नॉन कैश ट्रांजेक्शन को हटा दिया जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना। एमसीक्यू में यहाँ पे आगे कहीं पे भी पूछा जा सकता है। 12th में एमसीक्यू आएंगे नहीं आपके ना? आते हैं। तो यहाँ पे पूछ सकता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा है? AS3 है। जब मैंने एग्जाम दिया था तब सेम क्वेश्चन आया था। सेकंड, कैश फ्लो स्टेटमेंट केस बेसिस पे बनता है, क्योंकि उसमें आप सिर्फ केस का पता करते हो कि आपका केस का इनफ्लो तीनों एक्टिविटी में कहाँ कहाँ से हुआ, कहाँ कहाँ आउटफ्लो हुआ था, सिर्फ केस ट्रांजेक्शन को लिया जाता है। जब आप कैश फ्लो बनाओगे, जब अपन बनाएंगे तो देखेंगे सिर्फ केस ट्रांजेक्शन जो है उन्हीं को ही कैश फ्लो स्टेटमेंट में लिया जाता है। ठीक है। तो इसकी ये लिमिटेशन होगी कि नॉन कैश आइटम को शामिल ही नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि ये कैश बेसिस पे बनाया जाता है। सेकंड है नॉट एज सब्सटीट्यूट ऑफ फाइनेंस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का ये सब्सटीट्यूट नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट तो आपको P&L से ही पता चलेंगे, यहाँ से तो आपको केस का इनफ्लो और आउटफ्लो पता चल रहा है। दोनों पॉइंट ये क्लियर है ना यहाँ पे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सब्सटीट्यूट नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि P&L आपको प्रॉफिट बताएगा, जबकि कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको केस का फ्लो बताएगा। और दोनों चीजें मैंने आपको कल ही क्लियर करी थी कि आपका प्रॉफिट नॉट कि आपका केस बैलेंस उतना अवेलेबल हो। समझ में आया पॉइंट? नॉट ए सब्सटीट्यूट फॉर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का भी सब्सटीट्यूट नहीं है, क्योंकि बैलेंस शीट आपको किसी एक पर्टिकुलर डेट पे आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बताता है कि आपके पास क्या है, आप क्या हो, आपकी क्या एसेट है, आपकी क्या लाइबिलिटी है, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन की, आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, आपको आगे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो चीज़ आपको बैलेंस शीट बताती है। ठीक है। लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट ये चीज़ आपको नहीं बताएगा। क्लियर? नेक्स्ट आता है हिस्टोरिकल इन नेचर। इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ P&L एंड बैलेंस शीट, दस इट इज हिस्टोरिकल इन नेचर। हिस्टोरिकल का मतलब हो गया, जैसे ये बिल्डिंग जब सर ने बनाई थी, बनी होगी आज से 10 से 15 साल पहले, आई गेस कितने साल पहले बनी होगी, तब ये बिल्डिंग बनी होगी 5 से 7 करोड़ रुपए की। अपन एक एस्टिमेशन लेके चल रहे हैं। क्या आज ये बिल्डिंग इस लोकेशन पे 5 से 7 करोड़ में बनना पॉसिबल है? नहीं है। लेकिन अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट खोल के देखोगे ना, उनमें आज भी इसकी 5 से 7 लाख रुपए आ रही है बैलेंस शीट में वैल्यू। क्यों आ रही है? क्योंकि बैलेंस शीट में वैल्यू हिस्टोरिकल कॉस्ट या फिर ओरिजिनल कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया जाता है। अब एक बात बताओ, जैसे इसकी वैल्यू इंक्रीज हुई तो अपने बैलेंस शीट में तो अपन रिकॉर्ड कर नहीं पाएंगे। क्या रिकॉर्ड करेंगे? प्रॉफिट बढ़ा देंगे। क्यों बढ़ा देंगे? केस का इनफ्लो कहाँ से आएगा? कुछ तो होना चाहिए ना, कुछ के बदले बढ़ाओगे क्या? या तो सेल करो तब प्रॉफिट रिकॉर्ड होगा आपके पास, तो उसको आप हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखाते हो। तो यहाँ पे अपन जब केस फ्लो स्टेटमेंट में कुछ ट्रांजेक्शन करेंगे जब इनकी वैल्यू का, तो हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेसिस पे किया जाएगा, ना कि मार्केट वैल्यू के बेसिस पे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आएगा असेसमेंट ऑफ लाइबिलिटी। असेसमेंट ऑफ सॉरी लिक्विडिटी। लिक्विडिटी ऑफ द एंटरप्राइज कैन नॉट बी डिटरमाइंड फ्रॉम कैश फ्लो स्टेटमेंट alone because it depend on other factor also like current asset and current liability. Cash and cash equivalent is one of the component of current asset। यानी आपकी लिक्विडिटी, आपके लिक्विड रिसोर्सेज, लिक्विड फंड क्या है? ठीक है।
तो लिक्विड फंड आपका करंट एसेट वगैरह का अपन अगर बात करें तो करंट एसेट के अंदर खूब सारा आइटम आता है, उनमें से एक आइटम है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, उसके लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना पड़ रहा है। तो ये सिर्फ आपका एक कंपोनेंट आ गया वहां पे, तो ये लिमिटेशन नहीं है, आपकी लिक्विडिटी पूरी नहीं बता पाएगा। अपन लिमिटेशन पढ़े, लिमिटेशन के अंदर ये आपकी असेसमेंट ऑफ लिक्विडिटी, तो ये लिक्विडिटी का असेसमेंट नहीं है। आपको अगर लिक्विडिटी पता करनी है तो आप इससे पता नहीं कर पाओ, क्योंकि लिक्विडिटी के अंदर आपकी करंट एसेट जो विद इन 12 मंथ आप कन्वर्ट कर सकते हो केस के अंदर, तो उसमें से तो सिर्फ एक केस एंड केस इक्विवेलेंट की बात कर रहा है, जो सिर्फ 3 मंथ में केस में कन्वर्ट हो पाएंगे, तो बाकी चीजें तो कर ही नहीं रहा कंसिडर। यानी करंट एसेट बहुत ब्रॉडर टर्म हो गई, उसमें से एक छोटा सा कंपोनेंट हो गया केस एंड केस इक्विवेलेंट। बैलेंस शीट पढ़ी होगी आपने, अब 12th में हो तो 11th में पढ़ के आए होंगे, है ना। तो बैलेंस शीट में क्या था कि आपकी करंट एसेट में खूब सारे एग्जांपल थे, उसमें से केस एंड केस इक्विवेलेंट था। केस था, केस के अंदर फिर से वापस आ गया केस इक्विवेलेंट, उसका सिर्फ ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जा रहा है अपने को। तो सोचो कि कितनी सारी चीजों में से सिर्फ इतनी सी चीज, तो ये आपकी लिक्विडिटी तो नहीं बता पाएगा। ठीक है। एक्यूरेसी ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड इनकरेक्टली कैश फ्लो स्टेटमेंट विल ऑल्सो बी इनकरेक्ट। तो लिमिटेशन में क्या हो गया कि आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट एक्यूरेट नहीं बनेगा, कब? जब आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्यूरेट नहीं बने हुए। क्लियर है पॉइंट? बिफोर यू प्रोसेस फर्दर, पॉइंट खत्म हो गया, नेक्स्ट फर्दर डिस्कस द मीनिंग ऑफ टर्म यूज केस फ्लो स्टेटमेंट के अंदर जो जो भी टर्म्स यूज होगी उसके बारे में। तो केस के लिए मैंने आपको बता दिया, केस कंपेराइज केस ऑन हैंड एंड डिमांड डिपॉजिट विथ बैंक। आपने, अच्छा आपका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हुआ होगा, फाउंड, अच्छा वही नहीं ना अभी तक तो फाउंडेशन का। जब हमने रजिस्ट्रेशन कराया था ना, तो हमारी रजिस्ट्रेशन के लिए ना ये यूपीआई वगैरह तो अब आए, हमारे टाइम 2014 15 16 के आसपास यूपीआई था ही नहीं। ठीक है। तो हम पेमेंट जो करते थे वो कैसे करते थे, हम एक डीडी बनाते थे, बैंक में जाते, इंस्टीट्यूट के नाम से एक डीडी डिमांड ड्राफ्ट बनाते थे, वो हम इंस्टीट्यूट को भेजते, इंस्टीट्यूट जाके बैंक में जमा कराती और बैंक हाथों हाथ उसको खाते के अंदर कन्वर्ट कर देता। ठीक है। तो केस के अंदर क्या क्या शामिल हो जाए, एक तो आपके पास केस जो अवेलेबल है, और एक डीडी डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट ऐसा है कि वो एक तरीके से आपका केस ही फॉर्मेट है, आप सीधा बैंक में जाओ जमा कराओ हाथों हाथ आपको केस मिल जाएगा, चेक से भी फास्ट। समझ में आया? देखो चेक में क्या होता है कि मेरा बैंक बैलेंस कुछ भी है, मैंने आपको चेक साइन करके दे दिया, मेरा बैंक तो पहले से माइनस चल रहा है, तो मैं चेक साइन कर देता, तुम बैंक में जाओगे, वो हो सकता है कि डिसऑनर हो जाए। लेकिन डीडी के अंदर क्या होएगा कि मैं बैंक काउंटर पे जाके बोलूंगा ये लो रुपए, मुझे एक डीडी बना के दो, वो मुझे एक सर्टिफिकेट, चेक जैसे एक सर्टिफिकेट बना के देगा डीडी, मैं उसको लेके इंस्टीट्यूट को भेज दूंगा, इंस्टीट्यूट ले जाएगा उसको बैंक में दे देगा, वापस कैश में कन्वर्ट करा लेगा, ये होती है डीडी। समझ आया दोनों में फर्क क्या है? चेक मेरा बैंक बैलेंस है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास चेकबुक है, मैंने साइन करके अभी आपको दे दिया, वो हो गया चेक। ठीक है। लेकिन डीडी के अंदर मैं पहले बैंक में जाऊंगा, उनको पैसा बैंक के पास जमा करवा दूंगा, उसके बाद वो मुझे डीडी देंगे उस केस डिपॉजिट के अगेंस्ट में। यानी मैं इंस्टीट्यूट को लिफाफे के अंदर पैसा डाल के नहीं भेज रहा, एक चैनल के थ्रू भेज रहा हूँ, क्यों भेज रहा हूँ? ताकि उनके पास एक रिकॉर्ड रहे। अगर मैं सीधा पैसा भेज दूंगा तो क्या भरोसा कि मेरे को तो वो 7,000 रुपये मांग रहे हो और चालान 6,500 का ही कट हो रहा हूँ। हो सकता है वो बोलते हैं हमारे पास केस अवेलेबल हुआ ही नहीं, तो मेरे पास एक रिकॉर्ड रहेगा कि देखो मैंने बैंक से पैसा दिया आपको, बैंक वालों के पास भी एक सिस्टम रहेगा प्रॉपर। समझ में ही चीजें, पूरा एक चैनल के सिस्टम से काम होगा, तो वो हो गया डीडी। दूसरा था केस एंड केस इक्विवेलेंट, इसका मैंने आपको बता दिया, लेकिन यहाँ पे बहुत लंबी चौड़ी कहानी लिखी है, तो अपन एक बार इसको पढ़ लेते हैं। Case equivalent are short-term, highly liquid investment that are rapidly convertible into the known amount of cash and which are subject to an insignificant risk of change in value. An investment normally qualify as case equivalent only when it has a short maturity of say 3 month or less from the date of acquisition. समझ में आ गया? आपने कोई भी चीज एक्विजिशन एक्वायर करी, एक्विजिशन किया, तो विद इन 3 मंथ अगर आप उसको केस में कन्वर्ट कर सकते हो, वो आपके लिक्विड एसेट में शामिल हो जाएगा। जो मैंने आपको बोला वही सारी चीज थोड़ा इन्होंने स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में यानी रेंचो बन के लिख दिया इन्होंने। समझ में आ गया? नेक्स्ट पॉइंट इसी के अंदर, करंट इन्वेस्टमेंट अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज आर टेकन एज मार्केटेबल सिक्योरिटी एंड इंक्लूडिंग इंक्लूडेड इन केस एंड केस इक्विवेलेंट। अगर आपको मार्केटेबल सिक्योरिटी दे रखी है करंट एसेट के अंदर, मार्केटेबल सिक्योरिटी, तो आप उसको केस एंड केस इक्विवेलेंट लोगे, ये अजम्पशन लेके चलोगे आप इसमें। अगर आपको स्पेसिफाई कर दिया कि वो केस एंड केस इक्विवेलेंट नहीं है तो बात अलग है, अगर नहीं किया हुआ तो केस एंड केस इक्विवेलेंट लेके चलोगे। समझ में आ गया? Example of cash equivalent are current investment, treasure bill, commercial paper, preference share if these are redeemable within 3 months from the date of purchase and these have insignificant risk of change in its value etc. एक यहाँ पे पहले भी वर्ड यूज हुआ है, अभी भी वर्ड यूज हुआ है, इनसिग्निफिकेंट रिस्क रिस्क।
ऑफ चेंज इट्स वैल्यू। यानी इन्वेस्टमेंट होता है ना, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ऊपर नीचे होती रहती है। तो वहाँ पे ऐसा नहीं हो कि आपको विद इन 3 मंथ में तो आप कन्वर्ट कर सकते हो, तो उसमें उसके अंदर बहुत ज्यादा रिस्क नहीं हो कि बहुत ज्यादा कि वो इनसिग्निफिकेंट यानी बहुत कम, सिग्निफिकेंट यानी बहुत ज्यादा हो गई। तो इनसिग्निफिकेंट रिस्क तो चलेगी, बहुत ज्यादा रिस्क है कि वैल्यू ऊपर नीचे होने की फिर नहीं चलेगी। ठीक है। तो ऐसा कुछ आएगा नहीं, इन्होंने सिर्फ समझाने के लिए दिया एग्जाम्पल, ऐसा कुछ आपको प्रैक्टिकली देखने को नहीं मिलेगा। केस एंड केस इक्विवेलेंट इज कैलकुलेटेड एज केस ऑन हैंड। केस आप केस इक्विवेलेंट कैसा आएगा, जो आपके केस आपके पास है, आपके पास केस अवेलेबल जो बैंक में है, इसके अलावा आपके चेक और ड्राफ्ट ऑन हैंड, चेक और ड्राफ्ट जो आपके हाथ में है। डीडी ड्राफ्ट हो गया और चेक, चेक भी क्योंकि चेक आप जैसे बैंक में प्रेजेंट करोगे, तो आपको किसी ने सुना है कि 3 महीने बाद चेक क्लियर हो रहा है, कि वो तो इंस्टेंट पता चल जाएगा। और नॉर्मल कोर्स के अंदर क्या होता है कि जनरली बहुत रेयरली होता है कि चेक डिसऑनर हो। जनरली जब बिजनेस करते हैं तो वहां पे चेक दिया जाता है, तो चेक क्लियर होता ही होता है। तो इसलिए उन्होंने केस एंड केस इक्विवेलेंट के अंदर माना है उसको। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मार्केटेबल सिक्योरिटी और शॉर्ट टर्म डिपॉजिट इन बैंक, अगर आपने कोई शॉर्ट टर्म डिपॉजिट बैंक में जमा करा रखी जो 3 महीने में मैच्योर हो जाएगी, तो वो भी आपका केस एंड केस इक्विवेलेंट आएगा। एक इन्होंने लिखा प्रिफरेंस शेयर। प्रिफरेंस शेयर जिनको अगर कंपनी लिक्विडेट होती है, या तो वो रिडीमेबल हो, या फिर जब कंपनी लिक्विडेट या बंद होती है तो उसमें सबसे पहले पेमेंट इक्विटी से पहले प्रेफरेंस को दिया जाता है। यानी एक हायरार्की होती है पेमेंट करने की, पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर को दिया जाएगा, फिर अनसिक्योर्ड को दिया जाएगा। इस तरीके से सबसे लास्ट में जाता है इक्विटी को अगर बचा तो, लेकिन उससे भी पहले जाता है प्रीफरेंस को। तो होते हैं प्रीफरेंस शेयर्स। ठीक है। अगर कोई प्रीफरेंस शेयर रिडीमेबल है, यानी प्रीफरेंस शेयर दो तरीके के हो सकते हैं, रिडीमेबल और इरिडीमेबल। अगर वो रिडीमेबल है, जो एक नियरेस्ट फ्यूचर में रिडीम होने वाला है, और वो डेट 3 महीने के अंदर आ रही है, तो फिर आप उसको क्या डालोगे, केस एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर। और उससे ज्यादा तो केस इक्विवेलेंट में। इन शॉर्ट, ये कोई भी सिक्योरिटी जो 3 महीने में अगर केस में कन्वर्ट हो सकती है, आप उसको केस एंड कैश इक्विवेलेंट मानोगे, यही कहना चाह रहा है। ज्यादा इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है। इसके बाद में केस फ्लो आर इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ केस एंड केस इक्विवेलेंट। केस इनफ्लो एक्सक्लूड movement between item that constitute case or case equivalent because they are part of case management of an enterprise rather than part of its operation, investment and financial activity. Case management include the investment of axis case and case equivalent. Example of transaction that are movement between item of case and case equivalent, case withdrawal from bank for business। आपने बैंक से केस विड्रॉल किया और बैंक में जमा करवा, केस विड्रॉल किया बैंक से, तो यहाँ पे क्या आपका कुछ चेंजेज हुआ क्या? सिर्फ एक कॉन्ट्रा एंट्री पास होएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसके अलावा कोई भी चेंजेस होगा नहीं। तो ये चीज समझ में आ गई। हाँ। क्यों? सर हाई कोर्ट में है। काम का है वो बताओ, जो ध्यान करेगी वही कहीं काम कर सकते। नहीं, इतने तो नॉलेज नहीं होगा सही। साल 1.5 साल हो रहा है। साल 1.5 साल। अब मैं क्लास में या तो फ्री और बताऊंगा बस। क्लास में फ्री और बताऊंगा, मैसेज करूँ व्हाट्सएप पर आधा घंटा। हम्म। तो कहाँ चल रहे थे अपन? केस फ्लो। केस डिपॉजिट इनटू बैंक आउट ऑफ केस इन हैंड, यानी कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन है जो आपका केस इक्विवेलेंट में आपस में ही घूम रहे हैं, तो उनको आपका यहाँ पे कुछ उसका फ्लो चेक नहीं करना है। केस जमा करवा दिया, केस विड्रॉल करा दिया। इसके अलावा सेल परचेज ऑफ शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटी बिंग केस इक्विवेलेंट। आप क्या क्या करोगे उसके अंदर, क्या केस फ्लो में क्या इफेक्ट दोगे? आपने मार्केटेबल सिक्योरिटी खरीदी बेच दी, वो तो पहले से केस इक्विवेलेंट के अंदर था, तो उसका कुछ वैसे होगा ही नहीं। समझ में आ गया? Operating activity are the principal revenue producing activity of the enterprises and other activity that are not investing and financial activity। यानी जो आपकी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जो आप एक्टिविटी कर रहे हो, उससे जो भी आपकी रेवेन्यू आ रही है, या उसके लिए जो भी एक्सपेंस हो रहा है, वो आपका जाएगा किसमें? ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर। फाइनेंशियल एक्टिविटी के अंदर आपका जाएगा जो भी आप फंड एक्वायर कर रहे हो, किसी से फंड ले रहे हो उधार में। ठीक है। लोन हो गया, शेयर्स हो गया, प्रीफरेंस इक्विटी दोनों, लोन डिवेंचर, ये चार चीजें जनरली फाइनेंशियल के अंदर आएगी। और इन्वेस्टमेंट के अंदर आप कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हो, किसी को लोन दे रहे हो, किसी कंपनी के शेयर्स ले रहे हो, डिवेंचर ले रहे हो, एडवांस दे रहे हो किसी को। एक चीज मैंने शायद आपको कल बताई थी कि जब भी आप अकाउंटिंग करो, ये जब भी केस फ्लो या कुछ भी करो, वट एवर अकाउंटिंग में कुछ भी कर रहे हो, अभी भी इन फ्यूचर कभी भी एक प्रिंसिपल हमेशा फॉलो करना है कि आप जब भी सोचो ना, ये सोचना है कि मैं बिजनेस हूँ। खुद बिजनेस समझ के पता चलेगी। अब जैसे मैंने बोला यहाँ पे केस एडवांस, किसी को केस दिया, अब आप कौन सी पार्टी हो, केस लेने वाले या केस देने वाले?
डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में आपको बोल दे ए ने बी को कैश पेमेंट किया, और आपको बी के बुक्स ऑफ अकाउंट में पेमेंट वो एंट्री करनी है। तो ए ने बी को कैश दिया या फिर लोन दिया, तो बी के लिए वो फाइनेंशियल एक्टिविटी हो गई, ए के लिए वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गई। समझ पा रहे हो? ये ए है, ये बी है। इसने इसको कैश दिया एज ए लोन। अब आपको इसके बुक्स ऑफ अकाउंट में ये जो कैश इनफ्लो हुआ है, ये इसके लिए क्या हो जाएगा, फाइनेंशियल। लेकिन इसके लिए क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि आप किसके लिए अकाउंटिंग कर रहे हो। यहाँ पे कभी कंफ्यूज हुए तो आपकी पूरी गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ कैश फ्लो। वही वापस ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बारे में। ऑपरेटिंग एक्टिविटी के कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, जो मैंने आपको कल कुछ कुछ तो करवाए थे। फिर से एक बार इसको थोड़ा रीड आउट कर लेते हैं अपन। कैश रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ गई अपनी। किसी को कहीं पे समझ नहीं आया मुझे बता देना, पूछ लेना, बता दूंगा। ठीक है। केस रिसिप्ट फ्रॉम रॉयल्टी फी एंड कमीशन। रॉयल्टी फी कमीशन, मेरा कोई ब्रांड है, मैंने किसी और को नाम यूज करने के लिए दे दिया, मुझे वहां से रॉयल्टी आ रही है, फी आ रही है या कमीशन आ रहा है। जैसे फ्रेंचाइजी वाले बिजनेस आजकल चल रहे हैं, जैसे चाय की बहुत फ्रेंचाइजी चल रही है आजकल। क्या चीज ऑपरेटिंग में आएगा, क्योंकि बिजनेस का ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस चल रहा है। जैसे एमबीए चाय वाले ने भी कहीं और पे फ्रेंचाइजी दी, तो वहां से उसको कमीशन मिल रहा है या फ्रेंचाइजी फीस मिल रही है या रॉयल्टी मिल रही है। तो वो सारी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, बिजनेस की वजह से आ रहा है, कोई इन्वेस्टमेंट या उसकी उसकी वजह से नहीं आ रहा। आपको रिसिप्ट आ रहा फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल बनेंगे किससे, आपकी जो सेल परचेज से बनेगा, सेल से बनेगा। ठीक है। केस पेमेंट फॉर परचेज ऑफ गुड्स एंड और अवेलिंग सर्विसेज। यानी आप जो बिजनेस कर रहे हो तो वो सारी चीजें परचेज अकाउंट में आती है। तो आप परचेज ऑफ गुड्स या सर्विसेज कर रहे हो, अवेल कर रहे हो सर्विस, उसके लिए पे कर रहे हो, तो वो सारा पेमेंट आपको ऑपरेटिंग में जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर आप कोई आप एसेट ले रहे हो तो फिर वो आपका इन्वेस्टमेंट में जाएगा। केस पेमेंट टू ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स यानी जिनसे आपने परचेज करी है, उनको आप पे कर रहे हो। केस पेमेंट ऑफ वेजेस सैलरी एंड अदर पेमेंट टू एम्प्लॉय। यानी अगर आप ये पेमेंट सारा करो, किसके लिए कर रहे हो, बिजनेस के ऑपरेशन के लिए कर रहे हो। ठीक है। आज की क्लास थोड़ी सी बोरिंग लग रही होगी, क्योंकि थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन है। अब वो नहीं करेंगे तो फिर आगे अपने को दिक्कत आएगी। मैं आपको सीधा प्रैक्टिकल पे भी जंप करवा देता, बट फिर आपको चीजें बार बार एक एक टर्म समझाने से अच्छा है कि एक क्लास में अपन सारी चीजें समझ लेंगे, फिर अपना नेक्स्ट ना प्रैक्टिकल ही बचेगा, थ्योरी ऑलमोस्ट खत्म है अपना। ठीक है। केस पेमेंट, केस रिसिप्ट ऑफ प्रीमियम एंड पेमेंट ऑफ क्लेम फॉर इंश्योरेंस कंपनी। आपका स्टॉक में फैक्ट्री है, फैक्ट्री में आग लग गई, लॉस बाय फायर। ठीक है। ये इनफ्लो जो होगा आपका इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिलेगा, उसको कौन सा क्लेम मानोगे आप, ऑपरेटिंग, यानी वो इनफ्लो कौन सा होगा, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग या फाइनेंशियल। तो ये आपको होगा ऑपरेटिंग, क्योंकि आपका बिजनेस ऑपरेट करते हो, स्टॉक उसके अंदर था, उसमें आग लगी, उससे कुछ पैसा मिल रहा है, आपको ऑपरेटिंग में जाएगा। आपको कोई एसेट में आग लगे, उसके लिए पैसा मिल रहा है, वो इन्वेस्टिंग में जाएगा। तो देखना है कि वो किसके लिए मिल रहा है। प्रिंसिपल एक्टिविटी, जैसे आपने कल इंटरेस्ट पेड फाइनेंशियल के अंदर एग्जांपल दिया था। क्यों दिया था, क्योंकि एक्चुअली वो इंटरेस्ट दे किस पे रहे हो आप, लोन पे। लोन आपने लिया तो वो क्या आपकी फाइनेंस एक्टिविटी है, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी एक्टिविटी डिसाइड होती है। डिविडेंड पेड किया आपने तो फाइनेंशियल। डिविडेंड रिसीव्ड हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि आपने कहीं इन्वेस्ट किया, तो अकॉर्डिंगली उसकी प्रिंसिपल एक्टिविटी क्या है या किससे वो गवर्न हो रहा है। ठीक है। किससे वो फोर्स हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसको अपन, तो इंश्योरेंस अगर आपको स्टॉक के लिए मिला है तो ऑपरेटिंग में जाएगा, अगर एसेट के लिए मिला है तो इन्वेस्टिंग के अंदर जाएगा। पेमेंट फॉर परचेज ऑफ सिक्योरिटी। केस पेमेंट ऑफ रिफंड ऑफ इनकम टैक्स। अच्छा, प्रीमियम हो गया। केस पेमेंट ऑफ एंड रिफंड ऑफ इनकम टैक्स अनलेस दीज आर आइडेंटिफाइड विद इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। अच्छा, आपने केस, आप जो टैक्स पेड करते हो, तो कई बार क्या होता है कि टैक्स दो तरीके से जाता है। एक तो जाता है कि जैसे अभी पिछला साल खत्म हो गया। ठीक है। जब टैक्स का क्या, एक बार इसका सिस्टम समझो ताकि ये पॉइंट समझ में आए। एक होता है प्रीवियस ईयर, एक होता है असेसमेंट ईयर। अभी आपको पता है नया इनकम टैक्स एक्ट आ गया 2025। उसमें इन दोनों की जगह पे एक ही वर्ड यूज कर दिया, टैक्स ईयर। प्रीवियस ईयर क्या होता है कि आपने जिस साल, जैसे मान लो मैंने 24-25 में जो भी पैसा कमाया, उसका मुझे टैक्स देना है 25-26 में। अभी जो आईटीआर गए हैं, 15 सितंबर लास्ट डेट थी, जो जनरली 31 जुलाई होती है, 31 जुलाई होती है, वो 31 मार्च तक जो भी आपने कमाया है, उसका हिसाब दिया जाता है गवर्नमेंट को, उस पर टैक्स दिया जाता है। ठीक है। बजट आता है, बजट हर साल। बजट के अंदर आपने सुना होगा इस बार टैक्स की लिमिट 12 लाख रुपए एग्जेम्प्ट कर दी। लेकिन अभी जो रिटर्न गए उन सब में 7 लाख रुपए तक एग्जेम्पशन था। क्यों था, क्योंकि बजट का मतलब हो गया
कि आने वाले साल में हमारी कहाँ कहाँ से रेवेन्यू आएगी, हम कहाँ कहाँ खर्चे करेंगे। बजट की डेफिनेशन है ये, आपको आगे यूज भी आएगी। बजट का मतलब क्या होगा कि इन फ्यूचर आपको कहाँ कहाँ से इनफ्लो होगा, कहाँ कहाँ से आउटफ्लो होगा, उसका एक पूरा फोरकास्ट करना। फोरकास्ट यानी पहले अनुमान लगाना, दैट इज कॉल्ड बजट। आपने बजट, जैसे गवर्नमेंट बजट पास करती है, क्यों करती है? क्योंकि वो, कि यहाँ यहाँ से पैसा इतना जीएसटी से आएगा, इतना इनकम टैक्स आएगा, और इतना हम इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करेंगे, इतना किसान कोस्ट में जाएगा, इतना यहाँ जाएगा, एजुकेशन पे जाएगा, इस पे जाएगा, ये जाएगा, वो जाएगा। तो वो अपना इनफ्लो आउटफ्लो सेट करके एक बजट बनाते हैं, और जो कम पड़ेगा वो बाहर से लोन ले लेंगे। ठीक है। तो बजट जब इस बार आया तो 12 लाख की एग्जाम्शन लिमिट, तो वो इस साल जो आप 25-26 में कमाओगे वो 12 लाख की लिमिट है, ना कि पिछले साल के लिए है। तो इसी तरीके से यहाँ पे लिख रखा है इनकम। अब हाँ, इसके अलावा अब कुछ कुछ कंपनी ऐसी है जिन्होंने 25-26 में जो भी पैसा कमा रहे हैं ना, आपको पैरेलली टैक्स देते जाना है। आप जैसे जैसे पैसा कमा रहे हो, एडवांस टैक्स, मतलब एक अमाउंट 10,000 से ज्यादा अगर आपका टैक्स बनता है, मुझे एग्जैक्ट अमाउंट नहीं ध्यान से, 10,000 है, उससे ज्यादा अगर आपको टैक्स बनता है तो आपको एडवांस टैक्स पे करना है। यानी अभी मेरा साल चल रहा है, मैं पैसे कमा रहा हूँ, मुझे हर 3-3 महीने से मेरा फोरकास्ट करना, बजट बनाना है कि मैं ये पैसे कमा लूंगा, ये इतना बनूंगा, इस पे इतना टैक्स बनेगा, तो मुझे 3-3 महीने के गैप से वो टैक्स पे करना है। समझ रहे हो, मुझे एडवांस टैक्स देना है। तो मैं जब एडवांस टैक्स दे रहा हूँ, हो सकता है कि मेरा एडवांस टैक्स गवर्नमेंट को जमा तो हो गया 1 CR, लेकिन मेरा रिटर्न यानी 24-25 में जब मेरा जैसे जैसे पैसा अर्न हो रहा था, वैसे वैसे मेरा टैक्स जमा होता गया गवर्नमेंट के पास, या फिर मेरा टीडीएस कटता गया, जैसे अभी मेरी सैलरी आती है नाटा से मान लो, तो वो क्या करेंगे, मेरा ना एक 10% टीडीएस काट के गवर्नमेंट को जमा कर देंगे। अब मैं रिटर्न भरूंगा कब? अगले साल। तो तब तक मेरे को रिफंड का क्या मिल जाएगा, वापस रिफंड मिल जाएगा, अगर टैक्स नहीं बना तो, और उस पर इंटरेस्ट भी मिल जाएगा। ठीक है। तो इसी तरीके से बिजनेस एंटिटी को क्या करना होता है कि एडवांस टैक्स पे जमा कराना होता है, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने, इसके हिसाब से। अब इन्होंने क्या किया, टैक्स तो डिपॉजिट करा दिया 1 CR, और जब इनकी टैक्स लाइबिलिटी एसर्टेन की गई, जब फाइनल हुआ, तब पता चला इनकी लाइबिलिटी कितनी है, 80 लाख रुपीज ही है। तो इसका मतलब इन्होंने 20 लाख रुपीज एक्स्ट्रा डिपॉजिट करवा दिया। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इनको 20 लाख रुपीज वापस रिफंड देगी। आपने सुना होगा, अगर किसी की फैमिली में कोई अगर जॉब में है, किसी की फैमिली में कोई जॉब में है, गवर्नमेंट जॉब में, तो उनके रिफंड आता होगा रिटर्न भरने के बाद, कि रिटर्न इतना आया, इतना आया, है ना। अब वो रिफंड जो आता है आपका टीडीएस, इसी तरीके से यहाँ पे भी क्या होता है कि ज्यादा टैक्स जमा करे तो उसका वापस रिफंड कर देती है गवर्नमेंट। इसके ऊपर ना आपको कुछ इंटरेस्ट पे करती है गवर्नमेंट, 6%, अपन 12% देते हैं। तो गवर्नमेंट के पास जो एक्स्ट्रा होता है उस पर वो 6% अपने को इंटरेस्ट पे करती है। और अपना अगर मान लो कि मेरे को 1 CR तो मैंने जमा कर दिया, मेरी लाइबिलिटी 1.2 CR हो गई, तो मुझे 20 लाख और जमा करवाना पड़ेगा। तो उस पर मुझे ना 12% इंटरेस्ट, 12% ब्याज पे करना पड़ेगा, और एक्स्ट्रा तो वो मुझे 6% ब्याज देगी गवर्नमेंट। ठीक है। तो ये जो इंटरेस्ट मेरे पास आया 6%, ये देखा जाएगा कि मेरी कौन सी एक्टिविटी में डिनोट करेंगे इसको, फाइनेंशियल में करेंगे, इन्वेस्टिंग में करेंगे, ऑपरेटिंग में। तो देखा जाएगा वो किस एक्टिविटी से रिलेटेड है। अगर ऑपरेटिंग से रिलेटेड है तो फिर ऑपरेटिंग के अंदर आएगा। तो वही लिख रहा है, केस पेमेंट एंड रिफंड ऑफ इनकम टैक्स अनलेस दीज आर आइडेंटिफाइड विद इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंशियल। अगर वो आइडेंटिफाई हो पा रहा है इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल, देन वेल एंड गुड, वहीं पे चला जाएगा, अदरवाइज उसको ऑपरेटिंग में डालेंगे। यानी इन एब्सेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन हम हमेशा इंटरेस्ट ऑन आईटी, इनकम टैक्स रिफंड को ऑपरेटिंग मानेंगे। क्योंकि इन्होंने लिखा अनलेस, अगर स्पेसिफिक कर रखा तो वहां पे जाना, अदरवाइज आप इसी में मानोगे। ठीक है। अभी 8 मिनट है अपने पास। नेक्स्ट आ रहा है अपना फॉर फाइनेंशियल कंपनीज। अब देखो, मेरा बिजनेस कोचिंग है, तो मेरे लिए फर्नीचर मेरी एसेट है। मेरा बिजनेस है कारपेंटर या फिर फर्नीचर का, तो मेरे लिए फर्नीचर गुड्स होगा, एसेट नहीं होगा, गुड्स होगा। ठीक है। अगर कोई कंपनी फाइनेंशियल कंपनी यानी बैंक है, एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, जैसे बजाज फाइनेंस हो गया, जो फाइनेंस का काम करते हैं, उन कंपनियों के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी कौन कौन सी होगी? पेमेंट ऑफ परचेज ऑफ सिक्योरिटीज। बैंक है, उनका काम ही वही है, वो सिक्योरिटी परचेज करे, ऑपरेटिंग में जाएगा। अपन सिक्योरिटी परचेज करे, इन्वेस्टिंग में जाएगा। किसी को डाउट है यहाँ पे? क्योंकि डिपेंड करेगा आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। जो बिजनेस कर रहे हो, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस अगर जो परचेज कर रहे हो, वो आपका ऑपरेटिंग में जाएगा। ठीक है। मैंने ऐसी ली, मेरे लिए एसेट है, इन्वेस्टिंग है। रिलायंस डिजिटल वाले के लिए ऐसी खरीदना ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्योंकि वो ऐसी खरीदेगा और बेच देगा। वहां पर उनका मोटिव है प्रॉफिट अर्न करना, वो गुड्स की ट्रेडिंग कर रहे हैं। मैं यहाँ पे गुड्स को यूज करके इकोनॉमिक बेनिफिट ले रहा हूँ, मेरे लिए वो एसेट हो गई। समझ में आया पॉइंट? किसी को दिक्कत यहाँ तक? तो ये देखो, फाइनेंशियल कंपनी के लिए एग्जांपल दे रखे, कंफ्यूज मत होना, सारे ऑपरेटिंग में आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि फाइनेंशियल कंपनी का काम ही परचेज ऑफ सिक्योरिटी, ऑपरेटिंग में जाएगा। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, तो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, तो ये सारी चीजें आपकी कौन सी हो गई? ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गई। बैंक, बैंक के अंदर लोन लेना देना, बैंक क्या काम करती है? आपको लोन देती लेती तो है ना, तो उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गई। रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ सिक्योरिटी, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट, पेमेंट ऑफ सैलरी, बोनस एटसेट्रा टू एम्प्लॉय। अब
ये देखो, ये तो दोनों कंपनी के अंदर ही ऑपरेटिंग में जाएगा, सैलरी बोनस कमीशन, क्योंकि ये तो दोनों में ही देना पड़ेगा, चाहे बैंक हो चाहे अपनी कंपनी हो। ठीक है। पेमेंट ऑफ सैलरी, पेमेंट ऑफ रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, वही स्पेसिफाई कर रखा है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? ऑपरेटिंग एग्जाम्पल खत्म हो गए। द नेट इफेक्ट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग इज ऑन इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, हो गया ये तो पॉइंट। प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी। अब देखो, एक इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है, साथ साथ में आप आंसर देते जाना, मैं ही पढ़ रहा हूँ। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन आर क्लासिफाइड ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, या फिर जो कौन सी बची, फाइनेंसिंग। कैश रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, कैश पेड फॉर परचेज ऑफ गुड्स। तो मैं समझ में नहीं आ रहा है, ये बताएगा अगली बार। पेमेंट ऑफ सैलरी एंड वेजेज, सैलरी एंड वेजेज फाइनेंसिंग कैसे होगा? मन में आया फेंक दिया। इन्वेस्टमेंट, सैलरी दे रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो। आज मुझे नाटा सैलरी दे रही है, इन्वेस्ट कर रही है मेरे पे, मैं रिटर्न दूंगा उनको वापस। वो बची ऑपरेटिंग है लास्ट में। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, फाइनेंस, क्योंकि अपन ने लोन लिया उसके लिए इंटरेस्ट दिया अपन ने। रीपेमेंट ऑफ लोन, और लोन, लोन दिया किसी को, लोन गिवन, इन्वेस्टमेंट। ठीक है। परचेज ऑफ मशीन अगेंस्ट पेमेंट, मतलब पेमेंट करके मशीन ले ली। डिविडेंड पेड, डिविडेंड पे क्यों करेंगे? डिविडेंड पे क्यों करेंगे? फाइनेंशियल। डिविडेंड पे क्यों करेंगे? क्योंकि अपने पास कुछ पैसा होगा तभी तो रिटर्न में देंगे। तो पैसा लिया तो फाइनेंस। सेल ऑफ कार, हम्म, कमीशन रिसीव्ड, ऑपरेटिंग। मतलब जैसे देखो, अभी एमबीए वाला कहीं पे, या कोई बिजनेस मॉडल अलग अलग तरीके से होते हैं फ्रेंचाइजी वाले, जैसे अपन एमबीए का एग्जांपल है, नॉट श्योर कि वो किस मॉडल पे काम कर रहा है। तो वो जितना भी सेल करेगा ना, जितनी चाहे टोटल सेल करेगा, उस सेल अमाउंट का एक परसेंटेज इसको कमीशन मिलेगा। तो वो भी उनका इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस हो गया। कमीशन हो गया। केस रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स, ऑपरेटिंग। ठीक है। तो इस तरीके से, और इलिस्ट्रेशन, इलिस्ट्रेशन में स्किप कर रहा हूँ। इसके बाद में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। इसके एग्जांपल, पेमेंट फॉर परचेज ऑफ फिक्स एसेट, रिसिप्ट फ्रॉम सेल, पेमेंट ऑफ परचेज, एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटी, शेयर्स, वारंट, डिबेंचर, बॉन्ड, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट और अदर इन्वेस्टमेंट, 3 महीने से ज्यादा, सॉरी 12 महीने से ज्यादा इन्वेस्टमेंट। ठीक है। रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ सिक्योरिटी, एडवांस एंड लोन मेड टू थर्ड पार्टी, इन्वेस्टमेंट, बता ही दिया था मैंने आपको। रिसिप्ट फ्रॉम रिपेमेंट ऑफ एडवांस एंड लोन, रिसिप्ट किया, लोन दे रखा था वो वापस रिसीव्ड हुआ तो इन्वेस्टिंग में चला गया। ठीक है। इसके भी एग्जांपल है, इलिस्ट्रेशन है। आज आपको कुछ होमवर्क मिलेगा फाइनेंशियल के अंदर। प्रोसेस फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स, शेयर इश्यू करने से पैसा मिला, फाइनेंशियल बोलते जा रहा हूँ मैं स्पीड से, क्लास खत्म हो रही है। किसी को समझ नहीं आया तो वहां पे रोक देना, बता दूंगा। प्रोसेस फ्रॉम इश्यू ऑफ डिवेंचर, लोन, बॉन्ड और अदर शॉर्ट टर्म बोरोइंग, पेमेंट फॉर बाईबैक ऑफ इक्विटी, रीपेमेंट ऑफ अमाउंट बोरोड इंक्लूडिंग रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर इशू किया वापस रिडीम कर रहे हैं, फाइनेंशियल एक्टिविटी। पेमेंट ऑफ डिविडेंड बोथ ऑन इक्विटी और प्रीफरेंस शेयर्स, पैसा लिया फाइनेंशियल तो डिविडेंड देंगे तो फाइनेंशियल एक्टिविटी। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर और लोन, इंक्रीज और डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट। ये मैं आपको समझाऊंगा अलग से। इंक्रीज और डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट। आप बैंक ओवरड्राफ्ट कैश क्रेडिट समझाया था कि मैंने कल आपको? आपका क्या होता है कि बिजनेसमैन जब होता है तो उसके पास ना पैसे पूरे अवेलेबल हो, जरूरी नहीं है हर टाइम कैश अवेलेबल। तो बैंक क्या करता है, उसको ना एक ओडी लिमिट देता है, ओवरड्राफ्ट लिमिट दे देता है, कि आपके बिजनेस एक्टिविटी इफेक्ट ना हो, क्योंकि उसका ना बहुत करोड़ों में ट्रांजेक्शन होता है और बैंक के साथ होता है, तो बैंक की उसको एक लिमिट दे देती है। उनको पता है कि भाई ये पैसे दे देगा, कि आपका 50 लाख 1 करोड़ अकॉर्डिंग टू उनका जो भी पूरा फाइनेंशियल होता है, 3 महीने से एक रिपोर्ट जाती है बैंक के पास, सीएसए साइन होकर, उसके बेसिस उनकी क्रेडिट लिमिट बनती है, बैंक ऑडिट लिमिट बनती है, बैंक ऑडिट लिमिट बनती है, जिसको ओवरड्राफ्ट लिमिट बोलते हैं। ठीक है। तो क्या करता है कि अगर अगर मेरे खाते में 20 लाख रुपए और मैंने 50 लाख का चेक दिया, तो वो चेक बैंक क्लियर कर देगी और मेरा खाता 30 लाख से माइनस में डाल देगी। तो एक तरीके से मेरी फाइनेंशियल एक्टिविटी, क्योंकि वो क्या हो गया, मेरा लोन हो गया, फाइनेंस हो गया, तो वो इसमें इंक्रीज डिक्रीज किस में चला जाएगा, फाइनेंशियल एक्टिविटी में चला जाएगा। तो ये इसमें ना स्टार मार्क करने वाला पॉइंट है, क्योंकि इन्वेस्टिंग से कहीं ना आपको कंफ्यूज करने वाला पॉइंट है। ये बुक किसकी है? जिसकी भी, और जिसके पास दूसरी बुक है फाइनेंसिंग के अंदर, सबसे लास्ट पॉइंट मिलेगा जहां पे भी लिखा हो इसको स्टार मार्क कर लेना। ये ध्यान रखने वाला पॉइंट है। ठीक है। क्योंकि डिविडेंड वाला तो आपने सही से जवाब दिया, तो उसमें वो भी पॉइंट था, पर उसमें जरूरत है नहीं।
तो मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट कर देता हूँ। अब आपको इसके दे रखे एग्जाम्पल कुछ, टोटल यहाँ पे 7 एग्जाम्पल इलिस्ट्रेशन दे रखे हैं। आपको इलिस्ट्रेशन करके क्वेश्चन पीछे के प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके लेके आने 1 से 7। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ ट्रांजेक्शन पढ़ना है, कौन सा ट्रांजेक्शन है वो आइडेंटिफाई करके लेके आना। कल मैं चेक करूंगा या कोई और चेक करेगा। ठीक है। इलस्ट्रेशन, प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन आपका जिसका जो भी बोर्ड है, इरेस्पेक्टिव एमपी बोर्ड है या ये बुक है नहीं है, इलस्ट्रेशन 1 से 7 करके लाओगे। देख लो एक बार, मुझे एमपी बोर्ड वाली बुक दिखा दो चलो। निकालो इसकी क्वेश्चन निकालो लास्ट में प्रैक्टिकल। इलस्ट्रेशन है ही नहीं इसमें। क्वेश्चन। राजस्थान बोर्ड। तुम राजस्थान बोर्ड से हो। हाँ पर कैश फ्लो स्टेटमेंट सेम ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है। हिंदी मीडियम थ्योरी। हिंदी मीडियम से हो तुम। बहुत बढ़िया, मैं भी हिंदी मीडियम से ही था। अब फिर सीए करते करते इंग्लिश हो गई अपने आप। नहीं, मैंने फाउंडेशन भी हिंदी से दी थी। वो पूरा इंग्लिश चलता था। अकाउंट में आप हिंदी वाले इंग्लिश लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। किसका? किसने बोला? नहीं है। कहीं देखने में मिस्टेक हुई या तुमने ऊपर नीचे देख लिया होगा। तुम तो ये चलने दो कोई, और तुम इंग्लिश मीडियम कर लो अगर तुम्हें, क्योंकि देखो तुम यहाँ पे पढ़ रहे हो सारी चीज़ इंग्लिश में, कोई दिक्कत नहीं, मैं बता रहा हूँ। तुम्हारे तो फिर भी, तुम नाटा में बैठे हो। मेरे तो 12वीं भी हिंदी मीडियम से हुई है। सॉरी, गवर्नमेंट स्कूल से हुई है। टीचर भी नहीं थे। अब यहाँ तो पढ़ रहे हो ना तुम। हमारे तो कोचिंग वोचिंग कुछ नहीं थी, खुद ही कर करके की है। तो वो कह रहा हूँ करना, कोई बड़ी बात नहीं, आराम से हो जाएगा। अरे यार ये क्या लफड़ा है इसका, कहाँ ये एमसीक्यू आ गए। प्रैक्टिकल क्वेश्चन कहाँ है इसके? बस। हाँ ये रहा एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 3 4 तक करने की कोशिश करना। फोर्थ हो जाना चाहिए आपसे। ठीक है, कुछ ऐसा है नहीं, कोशिश करोगे हो जाएगा, नहीं होगा तो मैं तो करवाऊंगा ही। बट कोशिश करना, क्योंकि आप खुद करके लाओगे, थोड़ा दिमाग चलाना, क्योंकि मैंने मेजर चीजें आपको तो बता ही दी है ना। वो एमपी बोर्ड वाली बुक दो मुझे। अरे केसफुल स्टेटमेंट निकालो ना। क्वेश्चन निकालो, एक्सरसाइज निकाल के दो। कुछ मेहनत कर लो खुद भी। और इसके अलावा कोई और भी बुक है क्या या यही है? तो ये राजस्थान बोर्ड का नहीं, ये कौन सी आरबीएसई की है, किसकी है? तो तुम एमपी से पढ़ रहे हो या राजस्थान बोर्ड से पढ़ रहे हो? एग्जाम ही राजस्थान बोर्ड से ही दोगे? तुम्हारा हो गया न्यूमेरिकल क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 ही तुम्हारे लिए मोर सफिशियंट है, उसके अंदर सारे ट्रांजेक्शन आ गए। ठीक है, तुम क्वेश्चन नंबर 1 ही कर लो, बहुत है। और देखो अगर तुम्हें फिजिबल लगे और ला सकते हो ना, तो टीएस ग्रेवाल जो भी चल रही एक ही बुक रखो तो ज्यादा ठीक रहे, क्योंकि देखो चीजें वो की वही है। अगर तुम्हें इससे पढ़ना है इससे पढ़ लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन करवा दूँ। क्वेश्चन वही है सब, ऊपर नीचे कर रखा है थोड़ा बहुत। कैसे कैसे मिल जाएंगे? यार देखो थ्योरी की कर सकते हो, पर देखो अभी जैसे मैंने ये चैप्टर करा है केस, इसमें थ्योरी आपको एग्जाम में पूछेगा ही नहीं, और जो पूछेगा वो मैंने तुम्हें बता दिया पहले ही। तो उसमें तुम्हें कुछ ज्यादा दिक्कत वाली बात ऐसी है नहीं।